हेलो, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसका नाम था ग्रेविटेशन। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। इससे पहले हमारी ग्रेविटेशन की एक क्लास हो चुकी है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसी के अंदर, जिसका नाम है फ्री फॉल। फ्री फॉल, या आप इसे बोलेंगे हिंदी में मुक्त पतन। अब ये होता क्या है? इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को या बोल सकते हैं वस्तु को हम हवा में उछालते हैं। तो उछालेंगे तो क्या होगा, जैसे ये पत्थर है, इसको आपने हवा में उछाला तो ये एक हाइट तक जाएगा, एक ऊंचाई तक जाएगा। उसके बाद में इसकी जो गति है या इसका वेग, जो इसकी वेलोसिटी है, वो 0 हो जाएगी और ये वापस नीचे आ जाएगा। यानी जो वस्तु ऊपर जाएगी वो नीचे आएगी। अब ये नीचे किस कारण आती है? वो होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये वस्तु नीचे आती है, यानी ये ऑब्जेक्ट नीचे आ जाता है। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। इसको क्या बोलते हैं हम? गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु नीचे आती है। अब आप मुझे ये बताइए, जब ये नीचे आ रही है, जो ये ऑब्जेक्ट है ये नीचे आ रहा है, तो क्या इसकी वेलोसिटी चेंज होगी? जब ये ऑब्जेक्ट हवा से फ्री फॉल हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो क्या इसकी वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी? ये आप मुझे बताइए। तो इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं हम कि क्या होगा। तो हम बात कर रहे थे मुक्त पतन की। हमने क्या किया, एक पत्थर है जो फ्री फॉल हो रहा है, ये हमारी है धरती यानी अर्थ। ये कुछ वेग से यानी कुछ वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। तो क्या इसकी वेलोसिटी चेंज होगी? तो आप ये देखिए, ये नीचे की साइड आ रहा है, धरती की तरफ आ रहा है, अर्थ की तरफ आ रहा है। तो इसकी जो डायरेक्शन है यानी दिशा, वो तो अनचेंज्ड रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जो वेग है, इसकी वेलोसिटी है, वो चेंज हो जाएगी, उसमें बदलाव आएगा। वो क्या होगी? वो बढ़ेगी, उसके अंदर बढ़ोतरी होगी, उसका वेग है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और वो किसके कारण होता है? वो होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये कौन लगा रहा है? जो ये हमारा गुरुत्वीय बल है, ये कौन लगा रहा है? ये हमारी धरती लगा रही है। किसके ऊपर? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस वस्तु के ऊपर ये बल लग रहा है। तो इसके कारण क्या, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और आप सबको पता है, जब इसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो हम सबको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन यानी त्वरण।
देखिए मैं हिंदी में फर्स्ट बार पढ़ा रहा हूँ, तो अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो हिंदी में लिखने में या कुछ मैंने गलत लिख दिया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि इसकी सही वर्डिंग क्या होगी। आप सबका इसके लिए मैं बहुत आभारी रहूँगा और प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं वो भी अच्छे से समझ पाएँ इन चीज़ों को। इसीलिए मैंने छोटा सा एक प्रयास किया है, जिसके कारण क्या है कि हम इंग्लिश के साथ में हिंदी की भी वर्ड लिखने की कोशिश करूँगा, और जिससे कि आपको भी हिंदी मीडियम के बच्चों को भी आसानी से समझ में आ जाए और वो भी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकें। तो चलिए आगे चलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर, यानी वेग के अंदर चेंज होगा समय के साथ, तो उससे क्या होता है, एक्सेलरेशन होगा यानी त्वरण होगा। तो हमने ये तो देख लिया कि एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन किसके कारण होगा, वो होगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो त्वरण हो रहा है हमारा, जो ये त्वरण है, इसको एक सिंबल दे देंगे। उस सिंबल का नाम होगा जी। हम बोलेंगे जी एक्सीलरेशन हो रहा है। जी क्या है, एक मात्रक है, ठीक है। जी यूनिट है, यूनिट यानी मात्रक किसका, इसका एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसका मात्रक है, जी क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी किसके कारण, गुरुत्वीय के कारण जो त्वरण होगा उसे हम जी कहेंगे, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट होगी। ये किसकी यूनिट थी, हमारे त्वरण की जो एक्सेलरेशन उसकी यूनिट होगी। तो ये हमने देख लिया, जी से इसे डिनोट करेंगे। अब आप सबको गति का दूसरा नियम तो पता होगा। गति यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं हम। गति का दूसरा नियम यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए लिखते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है, गति का दूसरा नियम। इसके अंदर हमने क्या बोला है, इसके अंदर हमने ये बोला है जो फोर्स है वो क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमने डिराइव किया था। अगर आप चाहें तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, उसके अंदर आप देख सकते हैं इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे होता है। तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स है। फोर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बल बोलेंगे। मास को क्या बोलेंगे, द्रव्यमान। और एक्सीलरेशन तो आपको पता ही होगा। देखिए आप भी हिंदी मीडियम के बच्चों, आप भी याद रखने की कोशिश कीजिए। मैं क्या एक बार तो लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि मास को हम द्रव्यमान बोलते हैं। ये क्या है हमारा मास, मास को हम द्रव्यमान बोलेंगे। तो अगली बार आए तो आप याद रखिए, आपके लिए भी आसानी होगी। फोर्स बल, क्योंकि देखो हिंदी मीडियम के जितने बच्चे, अगर आप कल को इंजीनियरिंग कर रहे हो या आप मेडिकल फील्ड में जाओगे तो वहाँ पर क्या है, आपको सारे बुक्स वगैरह इंग्लिश में ही मिलेगी। तो वहाँ पर आपको ये परेशानी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे ये एक्सक्यूज़ भी नहीं चलता कि हम हिंदी मीडियम से हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो वहाँ पे मैंने देखा है बच्चों को परेशानी होती है इस चीज़ से कि उन्हें समझ में नहीं आता। तो कम से कम आप अभी से थोड़ा एफर्ट रखिए कि आपको इंग्लिश की वर्डिंग्स हैं जो अपने नॉर्मली यूज़ करते हैं वो तो आपको कम से कम पता ही होना चाहिए। जैसे एफ से क्या है, बल है, इसको हम बोलते हैं फोर्स इंग्लिश में। द्रव्यमान मास होता है, त्वरण हमारा होता है एक्सीलरेशन। तो ये हमें पहले से पता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की जो त्वरण है ये हमने देखा। एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी था वो था हमारा जी क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ये हमारा ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन था, इसको हमने जी से बोला। मास क्या है? मास उस ऑब्जेक्ट का वेट है, ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान है, ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान, जो भी पत्थर या कुछ भी जो हमने फेंका है। बल, इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स, यानी जिस बल से वो नीचे की तरफ आ रहा है उसे हम बोलेंगे फोर्स। ये ठीक है, हमने एक ये निकाल लिया। अब आप सबने पिछले वीडियो में देखा था, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। वो फॉर्मूला था, बल का ही फॉर्मूला था, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, दो वस्तुओं के बीच में जिनमें से एक का वजन मास था m, एक का छोटा m, दोनों के बीच की दूरी थी d, और हमने इससे एक फॉर्मूला निकाला था F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, वहाँ पे ये पूरा समझाया हुआ है। तो अब हमारे पास दो समीकरण आ गए, पहला दूसरा, दोनों को हम बराबर में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा एम ए, और एम ए की जगह आप क्या रख रहे हैं यहाँ पर एम जी रखेंगे, सही है। एम ए की जगह हम क्या रखेंगे एम जी, क्योंकि देखो ये जो त्वरण था हमारा एक्सीलरेशन है ये तो जी हो गया ना यहाँ पर, तो एफ बराबर एम जी, ठीक है, और जी एम छोटा एम अपॉन डी स्क्वायर, सही लिखा है ना मैंने, देख लो आप एक बार अच्छे से देख लो, आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको स्पीड तेज़ लगती है तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों को बराबर कर दिया। अब बराबर करने में आप सबको पता है हमें क्या काटना है, देखो ये m से m कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, g बराबर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन सा क्या क्या है। ये हमारा क्या है, ये त्वरण है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन हो रहा था ये वो है हमारा। ये जी क्या है, ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू कल मैंने आपको बताई थी, और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.7 इंटू 10⁻⁻11, और यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की इनवर्स की पावर -2। ये आप याद रखिए, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, ये कैपिटल जी की। यहाँ पर ये क्या है मास। अब देखो हम ये जब पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो इसके अंदर देखो धरती के ऊपर आ गिरा, तो एक बार यहाँ पे हम ये मास क्या लेंगे, ये जो द्रव्यमान ये किसका होगा, ये होगा धरती का, धरती यानी अर्थ, ये अर्थ का द्रव्यमान है। डी क्या है, डी होता है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो वस्तुओं के बीच की दूरी, और ऊपर क्या स्क्वायर। लेकिन ये देखो एक इक्वेशन आ गई, अब हम क्या करें इसके अंदर देखो वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि हमें क्या है इस जी की वैल्यू निकालनी है। तो हम देखो जो ये हमारा डी है, हम ये मान लेते हैं कि जो हमारी ये गोल धरती है, ओवल शेप में होती है धरती का शेप, कुछ इस प्रकार है, पूरी गोल है नहीं, धरती का शेप मैं बना देता हूँ, देख लीजिए कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का समझिए। और ये ठीक है, ये हमारा क्या है इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर, और ये हमारे क्या है पोल, पोल को क्या बोलते हैं ध्रुव, ये हमारे ध्रुव हैं, और ये इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत। अगर कुछ गलती होगी तो मुझे बता दीजिएगा, एक से इसको मिटो के साफ लिखता हूँ, ये हो गया रेखा, यानी हमारा इक्वेटर। ये आप समझ गए। तो धरती क्या पूरी गोल नहीं, थोड़ी सी क्या यहाँ पे जो इसका डायमीटर है ये वाला, ये ज़्यादा है, ये यहाँ पर धीरे धीरे ऊपर आते हैं कम होता हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जो धरती के यानी अर्थ के जो एटमॉस्फेयर के आसपास है तो उसमें हम क्या लेते हैं, एक रेडियस ही मान लेते हैं, एक कांस्टेंट मान लेते हैं, जो इसकी त्रिज्या है उसी को मान लेते हैं डिस्टेंस। तो जो ये डी है ना, इसको हम त्रिज्या ही मान लेंगे। त्रिज्या क्या है, यानी रेडियस ऑफ अर्थ,
रेडियस ऑफ अर्थ, इसको हम लिखेंगे r, यानी जो भी ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, फ्रीली फॉलिंग हो रहा है, जो मुक्त पतन हो रहा है जिस ऑब्जेक्ट का, जिस वस्तु का, वो धरती के लगभग पास है। यानी देखो, एक बार अगर आप बोल रहे हैं तो मैं इसको मिटाओ के दोबारा आपको समझा देता हूँ हम किस बारे में कैसे बात कर रहे हैं। एक बार इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है, बस 5 मिनट की बात हो रहा है और आपके सामने हम डिराइव कर लेंगे पूरे का पूरा इक्वेशन। अब देखिए हम क्या बात कर रहे थे, हमने अभी तक ये देखा G बराबर कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ धरती का द्रव्यमान, और नीचे क्या डी स्क्वायर। अब देखो, आप खुद सोचो, ये एक धरती है, ठीक है। अब धरती के ऊपर अगर कोई, धरती का रेडियस तो देखो बहुत ज़्यादा है, जो त्रिज्या है धरती की, जो आर है वो बहुत ज़्यादा है, और कोई अगर फ्रीली फॉलिंग है तो वो कितना का होगा, कोई 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर से ज़्यादा तो नहीं होगा। तो उसको क्या नेग्लिजिबल होता है, जो धरती की त्रिज्या है उसके बराबर अगर आप देखोगे तो वो नेग्लिजिबल है। तो हम क्या यहाँ पे आर ही मान लेते हैं टोटल, इनके दोनों के बीच की दूरी, जिसके कारण हमारा जी है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है हर जगह। तो देखो हमने क्या किया, जी हमें निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें निकालना है, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें पता है, और मास ये क्या धरती का द्रव्यमान, और आर लिख देंगे, डी की जगह हम लिखेंगे आर स्क्वायर, ये क्या है धरती की त्रिज्या। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, एक समीकरण आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर इसकी वैल्यू निकालनी है जी की। सबसे पहले जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, धरती क्या पूरी गोल नहीं है। अब बात करते हैं हमारी धरती की शेप कैसी है, धरती का आकार किस प्रकार। देखो धरती का आकार पूरा गोल नहीं है, यानी स्फीयर या गोला ये नहीं है। धरती का आकार कुछ इस प्रकार है, जो इसकी ये त्रिज्या है और जो ये त्रिज्या है, ये देख लो, जो आर होगा वो बड़ा हो रहा है किससे, स्मॉल आर से। ये है हमारी धरती का आकार। और आपको मैं बता दूं, जो ये है ये हमारी क्या है, विष्णुवत रेखा, और ये हमारे क्या है ध्रुव यानी पोल, ये में लिखा हुआ है ध्रुव यानी पोल, ये हमारे पोल्स हैं। ये हमारा होता है नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल है। ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब आप मुझे ये बताइए कि आर यहाँ पर इनवर्स के अंदर है, नीचे की तरफ है, डिवाइड में है। अगर आर यहाँ पर बड़ा होगा, अगर आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जी कम नहीं हो जाएगा। आर की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, देखो अगर आर यहाँ पर ज़्यादा है तो जी क्या होगा, कम हो जाएगा। और तो देखो, और यहाँ पर क्या है, आर अगर कम है, इसको एक बार आर ही लेते हैं, अगर आर कम है तो जी क्या होगा, ज़्यादा। तो आर कहाँ पर ज़्यादा है, आर हमारे इक्वेटर पे क्या है, इक्वेटर पे क्या है, आर की वैल्यू है ज़्यादा। अगर आर की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमारे पोल पे यानी ध्रुवों पे देखिए, जब हम ध्रुव की साइड जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, ये आर की वैल्यू क्या है, कम हो जाएगी, यानी त्रिज्या कम होएगी, और त्रिज्या कम होएगी तो वहाँ पे जी क्या है, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो आप समझ गए होंगे इसके बारे में कि हमने क्या क्या देखा। अभी तक हमने एक फॉर्मूला ये देखा है और हमने इसके अंदर आर की वैल्यू पुट की है, क्योंकि धरती का जो रेडियस है और जो ऑब्जेक्ट की दूरी है, यहाँ पर अगर मान लीजिए ये कोई थोड़ी सी दूरी और होती, यहाँ पे अगर 100 किलोमीटर है, ये मान लीजिए 100 किलोमीटर, और यहाँ पे अगर 1 मीटर ले लिया, तो देखो 100 किलोमीटर के अंदर 1 मीटर तो नेग्लिजिबल है ना, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर mm कुछ भी लेते तो वो तो नेग्लिजिबल हो जाता। उसी प्रकार के हम इसको आर ही लेते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमारी जी की एक फॉर्मूला निकाल लिया, जिसके अंदर हमने जी क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमें पता है, धरती का मास हमें पता है, और धरती की त्रिज्या भी हमें पता है, यानी अर्थ का रेडियस, अर्थ का मास और ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट, ये 3 चीज़ें हमें पता है। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हमें गुरुत्वीय त्वरण के मान का परिकलन करेंगे, यानी कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ जी को। तो चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसके लिए हमें मास यानी द्रव्यमान पता होना चाहिए किसका, धरती का, और रेडियस यानी त्रिज्या पता होनी चाहिए अर्थ की, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो हमने पिछली क्लास में निकाल लिया था, तो वो हमें पता है। तो एक बार दोबारा जी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। जी की वैल्यू हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे, जो होगी 6.7 गुणा 10⁻⁻11। SI यूनिट को हमेशा याद रखिए, क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2। ये क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। उसके बाद में धरती का द्रव्यमान यानी मास, ये क्या है, मास ऑफ अर्थ। द्रव्यमान है धरती का, द्रव्यमान पृथ्वी का, ठीक है। ये कितना है, 6 × 10⁻24 10⁻24, और देखो मास है तो क्या होगा, kg के अंदर होगा। अब बात करते हैं रेडियस यानी त्रिज्या। ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ या धरती की त्रिज्या। ये कितनी होगी, 6.4 × 10⁻6 मीटर। आप ये देखिए, हमने ये देखो यहाँ पे यूनिट देखिए, इसमें kg में, इसमें kg, ये मीटर में, तो ये मीटर में। तो हमने ये 3 वैल्यू ले ली। हमें अब क्या निकालना है, जी निकालना है। अगर आप सॉल्व करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं घर पे बैठ के, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करूँगा। जस्ट हम क्या करेंगे, जी बराबर 6.7 × 10⁻11 × 6 × 10⁻24 अपॉन 6.4 × 10⁻6। और अगर आप इनकी यूनिट्स भी यहाँ पे लिखना चाहे तो देखिए, यूनिट ले लीजिए। इसकी पहले क्या है, जी की यूनिट क्या थी, kg/2, और ये क्या है, मास क्या है यानी द्रव्यमान क्या है, kg में, और नीचे क्या है, रेडियस का स्क्वायर। तो स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या, ये आ गया स्क्वायर के अंदर, और जब इसका स्क्वायर हुआ है तो मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। तो अब देख लीजिए, ये कट जाएंगे आपस में, और ये इनमें से एक बचेगा। तो ये हमारा जी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, ये देखिए आप, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की होती है। एक्सेलरेशन यानी त्वरण, त्वरण की यूनिट होती है। तो हमने क्या निकाल लिया, गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने क्या निकाल लिया, गुरुत्वीय त्वरण, या हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप सबको उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा। बहुत आसान सा टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। थैंक यू।